स्टूडेंट, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है डीसी मशीन के अंदर डीसी जनरेटर। ठीक है, तो हमने उसका वर्किंग देख लिया, कंस्ट्रक्शन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसके बॉडी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि उसके जो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर, कि प्राइम मूवर के बेस पे वो कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक हो गया। फिर आज आपका जो प्राइम मूवर है, सॉरी, जो आपका डीसी जनरेटर है, उसको हम टाइप्स देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो उसमें फील्ड वाइंडिंग और जो उसमें आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है उसके बेसिस पर। ठीक है, किस किस टाइप से की जाती है। ठीक है, सीरीज में या फिर संट में या फिर कंपाउंड में, इस टाइप से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते फिर। ठीक है, तो हमारा जो, ठीक है, तो क्या हो गया, डीसी मशीन। ठीक है, ठीक है, अगर जनरल इक्वेशन की बात करूंगा, अगर कोई जनरेटर है, ठीक, तो उसमें क्या होता है, एक आर्मेचर होगा, ठीक है, उसमें कार्बन ब्रश लगा होगा। ठीक है, उस आर्मेचर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ठीक, और यहां पर आपको मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज आपको प्लस माइनस। ठीक है, कहने का मतलब जो इसका प्रिंसिपल है कि जो आर्मेचर है वो चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो काटती है। कौन काटती है? जो आर्मेचर में रखे चालक होते हैं, वाइंडिंग्स होती है। तो जब चालक काटता है तो आर्मेचर में क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर बल उत्पन्न होता है। ठीक है, ठीक हो गया। अब वो विभवांतर बल कम्यूटेटर और फिर ब्रश की सहायता से आपको आउटपुट में मिलता है। ठीक है, तो जो आपका आउटपुट होगा वो कितना होगा? आउटपुट जो आपको टर्मिनल वोल्टेज जो आपको आउटपुट में मिलेगा, वो वोल्टेज किसके बराबर होगा? जितना विभवांतर बल उत्पन्न हुआ है माइनस कुछ ना कुछ अंदर ड्रॉप भी तो होगा ना। ड्रॉप किसके कारण होता है? रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो जो आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कितना मिलेगा? जितना विभवांतर उत्पन्न हुआ है और जितना ड्रॉप हो रखा है। ठीक है, ड्रॉप किसके कारण होता है? रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, तो मैं यहां पर जो रेजिस्टेंस मान रहा हूं आर्मेचर का, आर ए मान ले रहा हूं। ठीक है, जो आर्मेचर है उसका प्रतिरोध मान रहा हूं। ठीक है, तो इसमें जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा? आर्मेचर का करंट जाएगा आई ए। तो जो आपको ड्रॉप हुआ वो कितना होगा? आई ए आर ए। ठीक है, क्योंकि जो ड्रॉप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई आर। ठीक है, तो यहां पर करंट कितना है? आई ए, और रेजिस्टेंस कितना है? आर ए। और एक और ड्रॉप होगा 2 वोल्ट का। ठीक है, 2 वोल्ट का ड्रॉप, और 2 वोल्ट का ड्रॉप किसका ले रहा हूं? जो एक कार्बन ब्रश होगा ना, इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो 1 वोल्ट यहां पर ड्रॉप होगा, 1 वोल्ट यहां पर ड्रॉप होगा, क्योंकि 2 ब्रश होते हैं ना। ठीक है, 2 सिरे तो 2 ब्रश, तो 2 वोल्ट उसका लिया जाता है नॉर्मली। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट या फिर अंदाजन अधिकतर केसों में 2 वोल्ट ही लिया जाता है। ठीक है, जो आपका कार्बन ब्रश होता है उसका ड्रॉप। ठीक है, अब ये जनरल फॉर्मूला, लेकिन होते बहुत से लॉस है। ठीक है, आयरन लॉस होता है, ठीक, कॉपर लॉस होता है, वो हम आगे देखेंगे। बट जनरल अभी समझने के लिए कि जो आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वो कैसे मिलेगा? जितना विभवांतर बल उत्पन्न हुआ है उसमें से माइनस होंगे लॉसेस। ठीक है, ये एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है, जनरल हल्का सा आइडिया लेने के लिए। ठीक है, चलो फिर अब आते हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक हो गया, पहला है परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। ठीक है, देखो, जो आपका डीसी जनरेटर होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है आपको पहले से मैंने बता रखा है, एक बार फिर से देख लो। बाहर क्या होगा? योक, जिसे हम बॉडी कहते हैं, उसी में स्टेटर जुड़ा रहता है। ठीक है, स्टेटर मतलब जो सिरा स्थिर रहता है, और इसी स्टेटर में होते हैं पोल। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहां पर परमानेंट मैग्नेट की बात हो रही है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वहां पर परमानेंट मैग्नेट यूज किए होंगे। जो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात हो रही है, ये परमानेंट मैग्नेट होंगे। इसको किसी सोर्स के द्वारा चुंबक बनाया नहीं जाएगा, ये परमानेंट मैग्नेट होंगे। इसमें जो चुंबक तत्व है वो स्थायी होगा। ठीक है, तो क्या है? परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, ऐसा जनरेटर जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम परमानेंट मैग्नेट का या फिर परमानेंट मैग्नेट की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा फिर? आपके जो परमानेंट मैग्नेट लिया होगा, बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, किस लिए? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए।
और बाकी बीच में क्या होगा, रोटर में आर्मेचर होंगे, और आर्मेचर में क्या होता है फिर चालक होते हैं। ठीक है, और ये चालक जब ये चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा तो इसमें क्या होगा, विभवांतर बल उत्पन्न होगा। ठीक है, अब इसके खासियत मतलब इसकी प्रॉपर्टीज कह सकते हो। ठीक है, इसका जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो इसका फ्लक्स होगा ना वो कांस्टेंट होगा। फ्लक्स मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। क्यों स्थिर होगा, क्योंकि जो स्थायी चुंबक है उसका मान हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्थायी चुंबक होते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, उनका जो मान है आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो अगर कम ज्यादा नहीं कर सकते तो उनका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फ्लक्स मतलब चुंबकीय क्षेत्र। जो मैग्नेटिक लाइंस आएंगी ना, जो नॉर्थ पोल से, जो इमेजरी लाइन हम मानते हैं कि नॉर्थ पोल से चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं और साउथ पोल से अंदर जाती हैं, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा या फिर जो चुंबकीय रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, लो वोल्टेज। ठीक है, फ्लक्स कांस्टेंट होने के साथ साथ कम भी होता है। अब फ्लक्स कम है तो जो विभवांतर बल है वो कम उत्पन्न होगा, तो हम कह सकते हैं कि लो वोल्टेज। ठीक है, लो वोल्टेज, ठीक है, लो करंट, ठीक हो गया, करंट का मान भी कम होगा, और लो पावर भी होगा, और पावर भी कम होगा। अब करंट कम है, वोल्टेज कम है, तो आपका पावर भी कम होगा। ठीक है, तो इसका जो यूज होता है वो डायनेमो किया जाता है, डायनेमो। ठीक है, ठीक, डायनेमो क्या होता है, एक स्मॉल साइज का डीसी जनरेटर ही होता है। ठीक है, तो एक छोटा जनरेटर जिसको डायनेमो कहा जाता है, उसमें हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। ठीक हो गया फिर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट या फिर फर्स्ट जो इसका है वो क्या है, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। अब आया दूसरा क्या होगा, सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड मतलब आप जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करोगे उसमें हम क्या यूज करेंगे, अब वाइंडिंग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर तो हमने स्थायी चुंबक यूज किया, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि यहां पर वाइंडिंग यूज करते हैं। इसमें मतलब जो आपके पोल होंगे ना, इसमें वाइंडिंग लगाई जाएगी। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, देखो आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, तो इसमें क्या लपेटी जाती है, वाइंडिंग लपेटी जाती है। ठीक है, जैसा हमने पहले ही पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट चैप्टर में कि अगर मैं किसी छड़ को, उसमें मैं कॉइल लपेट दूं एक, ठीक है, एक कॉइल लपेट दूं और उसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित कर दूं, तो बीच में रखी हुई छड़ क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती है। ठीक है, हमने पहले देखा हुआ है, तो वही हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक खास बात याद रखना कि जो वाइंडिंग होगी या फिर जो चुंबक बनेगा ना, इसका अपना अलग से एक सोर्स होगा। ठीक है, इसका आर्मेचर से या फिर आर्मेचर से इसमें कोई सप्लाई जा नहीं रहा होगा, इसका सोर्स अलग हुआ, तभी नाम क्या है इसका, सेपरेटली, अलग से। इसका मतलब जो आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, जो आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हो उसका अलग से एक सोर्स होगा। ठीक है, एक बैटरी लगी होगी जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेगी और यहां पर क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगी। ठीक है, यहां पर क्या था, परमानेंट मैग्नेट था, तो यहां पर कोई वाइंडिंग की जरूरत नहीं थी। यहां पर क्या है, आप एक्साइट कर रहे हो। ठीक है, मतलब चुंबक बना रहे हो। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड मतलब आप जो चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करोगे या फिर जो पोल आप बनाओगे वो आप एक सोर्स के द्वारा, ठीक है, एक बैटरी के द्वारा, एक जो छड़ होंगे उनमें क्या करोगे, करंट फ्लो कराओगे, जिससे वो चुंबक बनेंगे और चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेंगे। ठीक है, तो उसका जब सर्किट होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, देखो ये वाइंडिंग जो है, जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये कॉइल इनमें लपेटी होगी। ठीक है, यहां पर छोटा सा दिखा रहा हूं लेकिन ये यहां लपेटी हुई कॉइल है। ठीक है, क्योंकि फिगर छोटा बना रहा हूं। ठीक है, ये जो कॉइल है ये इसमें और इसमें लपेटी हुई है। ठीक है, और ये फिर यहां किसी वोल्टेज सोर्स से जुड़ी होगी, बैटरी से कह सकते हो। ठीक है, अलग से। फिर ये अलग से यहां जो होगा आपका बीच में क्या होगा, आर्मेचर। ठीक है, देखो आर्मेचर का सर्किट अलग है और इस फील्ड का, चुंबकीय जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सर्किट अलग है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेपरेटली एक्साइटेड। तो ये आर्मेचर हो गया, तो आर्मेचर का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस भी दिखाने के लिए मैंने रेजिस्टेंस का सिंबल बना दिया। ठीक है, जो ये आर्मेचर है इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और ये फिर आपको मिलेगा यहां पर आउटपुट। ठीक है, वी, जिसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर बल, इसमें विभवांतर बल उत्पन्न होगा और क्या करंट फ्लो होगा, आर्मेचर करंट, ये हो गया आइए। ठीक है, ठीक हो गया। ये जो प्रतिरोध है
आर्मेचर का, इसको मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, आर ए से। ठीक है, ये जो मैंने सिंबल बनाया रेजिस्टेंस का, ये किसका सिंबल है, आर्मेचर के प्रतिरोध का। ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया। फिर अब जो आपका V वो कितना मिलेगा आपको, V इज इक्वल टू जो विभवांतर बल उत्पन्न हुआ है आर्मेचर पे माइनस IA माइनस 2 वोल्ट। ठीक है, तो इतना आपको क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की अगर बात करूं तो। ठीक है, और अगर आपको पूछेंगे कि VF कितना होगा, ठीक है, यहां पर जो करंट फ्लो होगा इसमें, इसको कहते हैं फील्ड करंट से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसमें फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए, तो उसमें किससे डिनोट करूंगा, IF से। और इसका रेजिस्टेंस मान लो कितना है, RF, तो VF कितना होगा, VF बराबर होगा IF और VF। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपने ये क्वेश्चन याद रखनी है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि रटना है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ये क्वेश्चन निकलता है, तो रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसके जो प्रॉपर्टीज है फिर कहाँ यूज होता है, ठीक है, ये भी आपका लो वोल्टेज, ये जो मैं पॉइंट लिखा हूं इनको याद रखना आपने, कहाँ यूज किया जाता है, लो वोल्टेज पे। ठीक है, लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए, जहां आपको लो वोल्टेज चाहिए और क्या चाहिए, हाई करंट चाहिए, वहां पर आप किसका यूज करोगे, वहां पर आप यूज करोगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का। और कहां काम आता है ये काम आता है आपका मेटल प्यूरिफिकेशन पे। ठीक है, धातु शोधन पे। ठीक है, धातु शोधन भी हमने जो बैटरी चैप्टर था उसमें अच्छे से देखा है। ठीक है, तो जो मेटल प्यूरिफिकेशन, ठीक है, आप एक साइड क्या लगाओगे, अशुद्ध धातु लगाते हैं और दूसरी साइड शुद्ध धातु लगाते हैं, तो जो शुद्ध धातु है वो आपका जो अशुद्धता है उससे हट जाती है। ठीक है, मेटल प्यूरिफिकेशन में तो शुद्ध धातु एक साइड आपकी इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, एनोड कैथोड ये सब हम पहले देख चुके हैं, उस पर डिटेल में नहीं जाते हैं। बस मेटल प्यूरिफिकेशन मतलब जो आपको धरती के क्रस्ट ओर से मिलता है ना, धरती के क्रस्ट से जो आपको मेटल मिलेगा वो इम्प्योर होता है, उसमें अशुद्धता होती है, तो हम किसकी सहायता से, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर से जो आपको सप्लाई मिलेगा, ठीक है, जो वोल्टेज मिलेगा या फिर जो करंट मिलेगा उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, मेटल प्यूरिफिकेशन कर सकते हो, धातु शोधन कर सकते हो। दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कि किसी धातु में किसी धातु की परत चढ़ाना, उसके लिए भी आप सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब जनरेटर का नहीं, इससे जो आपको सप्लाई मिलेगा, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो आपको आउटपुट मिलेगा उसका यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जनरेटर का यूज करना है, इससे जो सप्लाई मिलेगा उसका यूज होता है मेटल प्यूरिफिकेशन पे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब किसी धातु पे किसी और धातु की परत चढ़ाना। ठीक है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर ये आपका हो गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब है आपका थर्ड सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर मतलब इसमें किसी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए। ठीक है, हम इसमें जो विभवांतर बल उत्पन्न होता है उसी आर्मेचर करंट से ही हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करते हैं। मतलब इसमें किसी अलग से सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो इसका सर्किट देखो फिर कैसा होता है। आपका एक क्या होगा, आर्मेचर, ये कार्बन ब्रश, ये हो गया रेजिस्टेंस आर्मेचर का, यहीं पर इसी की सीरीज में लगा होता है। ठीक है, अब देखो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर की बात हो रही है। ठीक है, इसमें जो पहला होता है, सेल्फ मतलब किसी अलग से सोर्स की आवश्यकता न होना, तो इसमें जो पहला होता है उसे कहते हैं हम सीरीज, फिर दूसरा होता है संट, फिर तीसरा होता है कंपाउंड। तो हम फर्स्ट कौन सा देखने वाले हैं, सीरीज। क्या आया, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर मतलब खुद ही जो एक्साइट कर लेता है, मतलब जो खुद अपना चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है, इसमें किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो देखो इसका फिगर कैसा होगा, आर्मेचर हो गया और ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ठीक है, RA, और इसी के सीरीज में लगा होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला कॉइल। ठीक है, और ये आपको मिलेगा आउटपुट बाहर, टर्मिनल वोल्टेज ये हो गया। ठीक है, अब देखो कभी कभी जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें पूछा जाता है कि जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में सीरीज डीसी जनरेटर होता है, कौन सा, सीरीज डीसी जनरेटर, उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये कौन सी वाइंडिंग है,
फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। तो इसकी जो मोटाई होती है, ठीक है, ये ज्यादा मोटा होता है, ठीक है, शंट की अपेक्षा। तो ये क्या होगा, पहला पॉइंट, थिक वायर से बना होगा, मोटे तार से, ठीक है। इसका जो मोटाई होगी ना वो ज्यादा मोटा होगा, लेकिन इसमें जो टर्न होंगे वो कम होंगे, किसकी अपेक्षा, शंट वाले की अपेक्षा। तो इसका जो टर्न क्या होंगे इसमें, लेस टर्न। तो ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें जो टर्न्स होंगे ना वो क्या होंगे, कम होंगे। जो ये फेरे है ना ये कम होंगे, और ये मोटे तार द्वारा बनाया गया होगा, ठीक है। थिक वायर, मोटे तार द्वारा, ठीक है। इसमें करंट क्या फ्लो होगा, आर्मेचर करंट, ठीक हो गया, क्योंकि जो आर्मेचर से कौन सा करंट निकलेगा, आर्मेचर करंट ही निकलेगा। यहां पर विभवांतर बल उत्पन्न होगा आर्मेचर में। इसको जो माना रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर ए से नाम दे दिया मैंने, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। ये जो वाइंडिंग है ये आपका फील्ड वाइंडिंग है, लेकिन कौन सी, सीरीज। तो इसको मैं देता हूं नाम RSE, सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो होगा वो हम कहते हैं IF, ठीक है, फील्ड करंट कहते हैं इसे, ठीक हो गया। और यहां पर लगा होगा लोड, जहां पर आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। यहां पर क्या लगा रहता है, लोड लगा देता है, ठीक हो गया। तो इस लोड में कौन सा करंट फ्लो होता है, IL। ध्यान से देखना एकदम, ठीक है। यहां पर क्या लगा होगा, लोड, तभी तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा ना, लोड मतलब आउटपुट। यहां पर क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और इसमें करंट कौन सा फ्लो होता है, IL, ठीक है। लोड में कौन सा करंट, IL। आर्मेचर से कौन सा करंट दिया, IA। और जो फील्ड है उसमें कौन सा करंट बह रहा है, IF। अब ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों आपस में किस में है, सीरीज में है, ठीक है, श्रेणी में है। तो ये तीनों की तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। IA किसके इक्वल, IF के इक्वल, और IF किसके इक्वल, IL के इक्वल, ठीक है। तो जो सीरीज DC जनरेटर होता है उसमें जो आर्मेचर करंट कहते हैं, या फिर फील्ड करंट कहते हैं, या फिर लोड करंट कहते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपका विभवांतर बल है, या फिर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो इक्वेशन देख लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो आपका आउटपुट मिलेगा आपको, टर्मिनल वोल्टेज या फिर जो लोड में आपको आउटपुट मिलेगा, कितना मिलेगा, जितना अंदर उत्पन्न हुआ EMF, मानो ये उत्पन्न हुआ, माइनस ये रेजिस्टेंस पे जो ड्रॉप होगा, माइनस IARA, ठीक हो गया, माइनस, अब देखो यहां पर जो ड्रॉप होगा, ठीक है। अब यहां पर करंट कितने हैं, IF, और IF और IA बराबर ही है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वैसे तो लिखना चाहिए था मैंने IFRSE, ठीक है। यहां पर ड्रॉप जो होगा ना, क्योंकि इस कुंडली का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो इसके कारण यहां पर कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, ये हो गया -2 क्यों, क्योंकि जो कार्बन ब्रश लगे हैं इसका भी कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है, तो 2 वोल्ट माना जाता है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि EG माइनस IARA, और माइनस इस IF को IA लिख सकता हूं ना, क्योंकि दोनों इक्वल है, माइनस E। तो ये आपका इक्वेशन हो गया किसका, सीरीज DC जनरेटर का, ठीक है। और इसमें जो फ्लक्स होता है, ठीक है, इसमें जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो किसके समानुपाती होता है, इसमें आर्मेचर करंट के, ठीक है, ठीक। तो जो आर्मेचर करंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। तो पूछा जाता है कभी कभी कि आर्मेचर करंट किसमें समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के, तो किसमें होता है, सीरीज DC जनरेटर पे, ठीक हो गया। अब इसका यूज कहां किया जाता है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है बूस्टर, एज ए बूस्टर, किसकी तरह, एज ए बूस्टर, ठीक, एज ए बूस्टर। और कहां यूज किया जाता है बूस्टर की तरह, DC ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। वैसे मेनली हम जो ट्रांसमिशन करते हैं वो AC में करते हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर हम DC ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहे हैं तो वो क्या होता है ना, जैसे एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, यहां से यहां सप्लाई पहुंचाने में ना, यहां से जितना आप सप्लाई दोगे उतना यहां नहीं पहुंचता है, क्योंकि बीच में क्या होगा, हानि होगी। तो उस हानि को पूरा करने के लिए, ऐसा नहीं कि वोल्टेज को अप कर देता है, ठीक है, जो आपका सीरीज DC जनरेटर वोल्टेज को बढ़ा नहीं देता है, ऐसा नहीं, लेकिन जो हानि हुई होगी ना इस रास्ते पे, यहां पहुंचने पे, उस हानि को पूरा कर देता है बस, ठीक है। तो मतलब जो जितना इनपुट दोगे उतना यहां पहुंचाएगा वो, जो लॉसेस होंगे उसको कौन पूरा करेगा, ये DC या फिर ये जो आपका सीरीज DC जनरेटर है वो, ठीक है। तो एज ए बूस्टर कहते हैं इसको, ठीक हो गया। दूसरा इसका मेन पॉइंट क्या है, इसको कभी भी बिना लोड के स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्यों नहीं करते हैं,
मान लो ये आपका सर्किट है, यहां पर कोई लोड लगा ही नहीं है, मतलब ये ओपन है, खुला है एकदम, ठीक है। अब जब खुला है तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर लोड करंट फ्लो नहीं होगा, लोड करंट जीरो है, इसका मतलब फील्ड करंट जीरो है। फील्ड करंट जीरो मतलब कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं तो कोई विभवांतर बल नहीं। इसलिए पहले इसमें लोड लगाते हैं, फिर इसको स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो हम इसको लोड में ही स्टार्ट करेंगे। हमेशा याद रखना कि जो सीरीज डीसी जनरेटर होता है वो बिना लोड के स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। मतलब आपको आउटपुट ज्यादा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन जो आपका आउटपुट है वो ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको इसका जितनी इसकी क्षमता है उतना इसको अगर आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो आपको इसको पहले लोड इसमें लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि बिना लोड के आप इसको स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है। अगर बिना लोड के स्टार्ट करोगे आप तो जितनी सी क्षमता है उतना उसको आपका आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा, अंदर विभवांतर बल उत्पन्न होगा लेकिन बहुत कम, ठीक है। और बहुत कम भी क्यों उत्पन्न होता है, मैं तो कह रहा हूं सर्किट ओपन है, ठीक है, क्योंकि इसका ना कुछ इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। मतलब एक बार ये चुंबक बन जाए तो अगर आप सप्लाई काट भी दोगे तो इसमें कुछ ना कुछ चुंबक तत्व तो रह जाता है, ठीक है। तो वही चुंबक तत्व तो फिर क्या करता है, विभवांतर बल उत्पन्न करता है, लेकिन उसका मान बहुत कम होता है, ठीक है। तो सीरीज डीसी जनरेटर को बिना लोड के हम ऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका सीरीज, ठीक हो गया, ठीक, सीरीज डीसी जनरेटर, ठीक है, ठीक, एक मिनट, ठीक। तो ये था आपका सीरीज डीसी जनरेटर, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और होता है, ठीक है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, मतलब अगर ग्राफ की बात करें किसी किसी बीच में, लोड करंट और आपका वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज के बीच में, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोड करंट इंक्रीज करोगे, ठीक है, जाहिर सी बात है जो हमारा फिगर था, अगर लोड करंट आप इंक्रीज करोगे तो लोड करंट इंक्रीज करने से जो फील्ड करंट है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर आप लोड करंट इंक्रीज करते हो, ये जो IL है इसको इंक्रीज करोगे तो क्या इंक्रीज होगा, फील्ड करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों एक बराबर है। तो ये इंक्रीज हो रहा है। फील्ड करंट इंक्रीज होना मतलब चुंबकीय क्षेत्र इंक्रीज होना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो आपका जो विभवांतर बल है वो आपका ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो आपका जो टर्मिनल वोल्टेज आउटपुट आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, यहां पर से स्टार्ट होगा, ठीक है, एकदम यहां से नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पहले से ही आपका लोड करंट आप नहीं भी दोगे, जीरो पर भी आपने लोड करंट नहीं दिया, आपने लोड नहीं लगाया, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज रहता है, किसके कारण, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण। इसलिए जीरो वोल्टेज पर भी, सॉरी, जीरो लोड करंट पर भी आपका कुछ ना कुछ आपको वोल्टेज मिलेगा। ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, और ये क्या है आपका लोड करंट। तो लोड करंट जब यहां पर जीरो है तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा, किसके कारण मिलेगा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण, उसमें जो पहले से ही कुछ ना कुछ चुंबक तत्व होगा, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे आप लोड करंट इंक्रीज करोगे तो आपका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने से आपका विभवांतर बल भी बढ़ेगा। तो इंक्रीज करते जाएगा, एक पॉइंट आने पर आपका जो मैग्नेट है वो सेचुरेट हो जाएगा, जो कॉइल है ना उसकी क्षमता होगी कि कितना चुंबक बन सकता है, तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, फिर कांस्टेंट है। उसके बाद आपका आप लोड करंट बढ़ाओगे भी तो आपका वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो चुंबक तत्व एक लिमिट तक ही बनेगा ना, जो चुंबक की क्षमता होगी उतना चुंबक तत्व बनाने की, तो उतना ही चुंबक बनेगा। उसके बाद अगर लोड करंट आप बढ़ाओगे भी तो आपका जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, वो इंक्रीज नहीं होगा। तो इस टाइप का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका सीरीज डीसी जनरेटर। अब नेक्स्ट आपका संट डीसी जनरेटर, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, ठीक है, सन डीसी जनरेटर, ठीक। अब देखो फिर सन डीसी जनरेटर की बात करते हैं, ठीक, यहीं पर थोड़ा सा जगह यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। देखो सन डीसी जनरेटर मतलब इसमें आप जो फील्ड वाइंडिंग करोगे वो पैरेलल में करोगे आर्मेचर की, ठीक है। देखो हम सीधे कनेक्शन में आते हैं, संट डीसी जनरेटर या सन टाइप डीसी जनरेटर भी कहते हैं इसको। इसका कनेक्शन कैसे होगा, ये आर्मेचर होगा, ये कार्बन ब्रश, यहां पर आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके अक्रॉस पैरेलल में हम फील्ड वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। और जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो यहां को मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब फील्ड वाइंडिंग और जो आर्मेचर वाइंडिंग है
वो आपस में किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो यहां पर एक चीज याद रखना आप, देखो यहां पर जो टर्न्स की संख्या होगी वो ज्यादा होगी और ये पतले तार द्वारा बनाया गया होगा। ठीक है, ये क्या होगा, थिन वायर से बना होगा, लेकिन मोर टर्न्स होंगे, मोर टर्न्स, इसमें ज्यादा टर्न्स होंगे। ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है इसको किससे शो कर जाऊं, आर एस एच से, संट है। ठीक है, ये संट रेजिस्टेंस, तो आर से दिखा दिया। इसमें जो करंट फ्लो होगा उसको दिखाऊंगा मैं आई एस एच से। ठीक है, और यहां पर एक लगा हुआ लोड जिसके अक्रॉस आपको आउटपुट मिलने वाला है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा उसको दिखाऊंगा मैं आई एल से। यहां पर जो विभवांतर बल होगा उससे करंट फ्लो होगा जिसे मैं कहता हूं आर्मेचर करंट, तो यहां से करंट बाहर निकलेगा आइए, ये है आपका रेजिस्टेंस, आर्मेचर का प्रतिरोध। इस पॉइंट पर आने पर आपका आर्मेचर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, यहां और यहां। तो किरचॉफ नियम के अनुसार आप यहां पर लिख सकते हो आई ए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच, इसी पर आपके न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, आई ए किसके बराबर होगा, आई एल और आई एस एच। ठीक है, तो यहां पर जो टर्न्स की संख्या होगी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और जो आपके बने किससे होंगे, पतले तार द्वारा बने होंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज खासियत है, एक चीज है इस यहाँ पर, जो यहाँ पर संट, ये जो यहाँ पर करंट होता है ना आई एस एच, ठीक है, ये अंदर मतलब अप्रोक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये लगभग नियत रहता है। ठीक है, आप कितना लोड इंक्रीज कर लो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, ठीक, तो जो संट करंट है, संट करंट मतलब जो इस कॉइल में जो करंट बहेगा उसका मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जो आपका फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किसके समानुपाती होगा, यहां पर इसी करंट के समानुपाती होगा। ठीक है, क्योंकि यही करंट तो इसमें जा रहा है ना इस कॉइल में। अगर ये कांस्टेंट है तो आपका जो फ्लक्स बनेगा वो भी क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, आप लोड कितना इंक्रीज कर लो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, चलो फिर इक्वेशन की बारी आई। अब जो आपका V मिलेगा कितना मिलेगा, V इज इक्वल टू ई जी, जो अंदर चुंबकीय छोड़िए अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण विभवांतर बल उत्पन्न हुआ है, ई जी माइनस यहां पर जो ड्रॉप होगा आई ए आर ए, और जो इस कार्बन ब्रश में ड्रॉप होगा बस। ठीक है, और आपको वही आपके आउटपुट में मिलने वाला है। ठीक है, क्यों, ठीक, तो ये आपका वोल्टेज है जो आपको टर्मिनल में मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर जो हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं कि जो संट करंट है वो लगभग कांस्टेंट रहता है, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जो आपका टर्मिनल वोल्टेज मिलने वाला है ना, ठीक है, ये लगभग सभी लोड पर आप मतलब जो लोड करंट होगा उसके सभी लोड पर मतलब अप्रोक्स मतलब क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं अगर, तो अगर ये लोड करंट है और ये आपका वोल्टेज है। हाँ, एक और चीज यहां पर क्या होता है कि आप इसको पहले बिना लोड के स्टार्ट करोगे। देखो सीरीज की क्या बात थी, हम सीरीज जनरेटर की बात कर रहे थे, तो उसमें पहले क्या करते हैं, लोड लगाते हैं फिर उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा, इसमें पहले लोड नहीं लगेगा, पहले आप इसको स्टार्ट करोगे, ये चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा, उसके बाद आप क्या करोगे, लोड लगाओगे। ठीक है, तो जब लोड करंट जीरो होगा, कहने का मतलब जब यहां कोई भी करंट नहीं होगा, तो यहां करंट जाएगा और ये अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा और यहां पर। ठीक है, तो जब आपका, ठीक है ध्यान से सुनो, ठीक, जब आपने यहां कोई भी लोड नहीं लगाया है, ठीक है, लोड नहीं लगाना मतलब यहां पर जो आई एल है उसका मान जीरो होना। ठीक है, आई एल मतलब जीरो होना। ठीक है, तो आपको क्या होगा, अगर आपका लोड करंट जीरो है, ओपन है, ठीक है, तो जो अंदर विभवांतर बल उत्पन्न होगा उसके कारण जो आर्मेचर करंट उत्पन्न होगा वो सारा का सारा कहां जाएगा, इस कॉइल में जाएगा। तो यहां पर बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण आपका अंदर विभवांतर बल उत्पन्न होगा। ठीक है, ठीक, विभवांतर बल उत्पन्न हो गया। ठीक है, और वो विभवांतर बल आपको आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, V टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। तो नो लोड के केस पर जब आपका लोड नहीं होगा तो आपको आउटपुट जो वोल्टेज मिल रहा होगा इतना मिलेगा, मतलब फुल वोल्टेज मिलेगा, मतलब जितना आपने, जिस हिसाब से आपने कुंडली लगाई होगी। तो नो लोड, पहले आप क्या करोगे, लोड हटा दोगे, आप स्टार्ट करोगे डीसी जनरेटर को और आपको चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और आपको आउटपुट मिलेगा।
ठीक है। फिर आप उसके बाद लोड लगाओगे उस पर, ठीक है। फिर आप उसके बाद लोड लगाओगे, ठीक है। अब अगर लोड आप इंक्रीज करोगे, लोड बढ़ाने से लोड करंट बढ़ेगा। तो लोड करंट अगर आप बढ़ाओगे तो वैसे कहते हैं कि कांस्टेंट स्पीड मिलता है। ये मतलब आप लोड कितना बढ़ा लो, आपका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा। ये अगर आइडियल की बात करो तो आइडियल ये है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे तो जो आपका वोल्टेज है वो हल्का सा कम हो जाता है लॉसेस के कारण, ठीक है। तो एक्चुअल जो ग्राफ है उसका आइडियल, अगर आप मोटर की बात, जनरेटर की बात करते हो, तो लोड जैसे जैसे बढ़ाओगे इसका जो वोल्टेज हो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है आइडियल। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो कुछ लॉसेस के कारण ये हल्का सा वोल्टेज क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, आपका संट डीसी जनरेटर का, ठीक है, डीसी संट जनरेटर का, ठीक हो गया। तो इसमें जो आउटपुट मिलेगा आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। हल्का सा कम होता है लेकिन उसको थोड़ा बहुत कम होता है तो उसको कांस्टेंट ही मानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपको आउटपुट मिलेगा क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन मतलब कि आपने कितना सेंड किया और कितना आपने रिसीव किया, ठीक है। यहां से कोई वोल्टेज सेंड हुआ और यहां पर आपने कुछ रिसीव किया है, तो इस पे और इस पे ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस पे जो अंतर होता है, यहां से आपने कुछ वोल्टेज सेंड किया इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज मिला, तो जहां से सेंड हुआ है, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड पे जो वोल्टेज में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। ये जितना कम होता है उतना ही आपका मशीन या फिर लाइन अच्छी है, ठीक है। इसका मतलब लॉसेस कम है ना बीच में। आपने यहां से 20 वोल्ट दिया, यहां पर आपको 19 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन कितना हुआ इसका, 1 वोल्ट अंदाज, ठीक है। मतलब इसका मतलब जितना कम इसका मान आएगा, अगर यहाँ पर आपको 15 मिल रहा है, 15 वोल्ट मिल रहा है, आपने 20 दिया, 15 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया, 5 वोल्ट का, ठीक है। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम होना चाहिए, ठीक है। और ये होता क्या है कि सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड पे जो अंतर आता है तो ये अंतर कम होना चाहिए, ठीक है। तो जो डीसी शंट जनरेटर होता है, इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं वो अप्रोक्स 0 होता है, ठीक है। लॉसेस के कारण 0 नहीं होता है, लेकिन जो आइडियल होता है उसका 0 होता है वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। और सीरीज में मैं छूट गया था, ये सीरीज डीसी जनरेटर की बात करूं तो वहां पर जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि जब आप लोड बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज करेगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है किसका, सीरीज डीसी जनरेटर का, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। क्यों होता है नेगेटिव, क्योंकि उसमें लोड बनाने पर आपका वोल्टेज इंक्रीज करता है, ठीक। और जो आपका संट डीसी जनरेटर है उसका वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज मिलता है वो क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। तो और संट डीसी जनरेटर के बारे में हमने देख लिया। अब इसका यूज, ये होता यूज कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है आपका बैटरी चार्जिंग में, क्योंकि हमें बैटरी चार्जिंग में क्या चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, ठीक हो गया। तो ये था आपका डीसी संट जनरेटर, इसका ग्राफ, ठीक है, ये इसका ग्राफ है, ठीक। ये जो ग्राफ था ये डीसी सीरीज जनरेटर का था, देखो दोनों ग्राफ में अंतर, ठीक है। और ये यूज होता है आपका बैटरी चार्जिंग में, या फिर वहां यूज होगा जहां आपको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, ठीक है। चलो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कंपाउंड टाइप डीसी जनरेटर और उसके पार्ट्स, ठीक। ओके सर।